दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक, जहां एक 12 साल की मासूम लड़की और उसके अंदर कुछ ऐसा जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। दिल्ली की गर्मी भूल जाओ, ये फिल्म वॉशिंगटन डीसी की ठंड में भी पसीने निकाल देती है। उस लड़की का नाम था रेगन। शुरुआत होती है अजीब हरकतों से, रात में अजीब आवाजें, अपने आप हिलता हुआ बेड। पहले ये सब एक बच्चे की कल्पना लगती है, लेकिन जब उसकी माँ अपनी बेटी को बेड पर लेटे लेटे हवा में उड़ते हुए देखती है, तब साफ हो जाता है ये कोई मामूली भूत प्रेत की कहानी नहीं है। रेगन के अंदर घुस चुकी थी एक शैतानी ताकत, और अब शुरू होती है अब तक की सबसे खौफनाक एग्जॉर्सिज्म की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है इराक की एक पुरानी और रहस्यमयी जगह से, जहां जमीन के नीचे छुपे हुए प्राचीन रहस्यों की खुदाई चल रही होती है। यहीं हमें मिलते हैं फादर मेरिन, जो सिर्फ एक पादरी ही नहीं बल्कि पुरातत्व के जानकार भी हैं। खुदाई के दौरान उन्हें एक पुराना और डरावना स्टैचू मिलता है। जैसे ही वो उस पर जमी मिट्टी हटाते हैं, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि ये है पाजुजू, एक बेहद शक्तिशाली शैतान। पाजुजू वो शैतान है जो भयंकर गर्मी, सूखा और टिड्डियों के हमले को कंट्रोल करता है। इतिहास में इसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। जांच आगे बढ़ती है तो फादर मेरिन को एक और खतरनाक शैतानी शक्ति के बारे में पता चलता है, लामास्टू, जो औरतों और बच्चों को निशाना बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि पाजुजू और लामास्टू एक दूसरे के दुश्मन हैं, और लोग लामास्टू से बचने के लिए पाजुजू की पूजा किया करते थे। एक जगह फादर मेरिन दोनों के निशान देखते हैं, दो उड़ते हुए शैतानी रूप जो उनकी दुश्मनी को दर्शाते हैं। यहीं से कहानी का माहौल रहस्यमय और डरावना बनना शुरू हो जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है अमेरिका की तरफ। यहाँ हम मिलते हैं क्रिस मैकनील से, एक सफल और मशहूर फिल्म एक्ट्रेस जो अपनी 12 साल की बेटी रीगन के साथ अकेली रहती है। क्रिस एक सिंगल मदर है, लेकिन अपनी बेटी से बेहद प्यार करती है और दोनों की जिंदगी खुशी से चल रही होती है। एक दिन रीगन अपने घर के पिछवाड़े एक अजीब सी आवाज सुनती है, लेकिन उसे इग्नोर कर देती है। यहीं से धीरे धीरे कुछ गड़बड़ होने के संकेत मिलने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फादर डेमियन कर्रास, जो एक कैथोलिक प्रीस्ट हैं। वो अपनी बूढ़ी माँ से मिलने आते हैं, जो बेहद गरीब हालात में अकेली रह रही होती है। डेमियन अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है, क्योंकि वो अपने बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस अपनी बेटी रीगन के साथ घर पर कुछ काम कर रही होती है। तभी उसे रीगन के कमरे में एक अजीब सा बोर्ड मिलता है। बोर्ड को कुछ लोग वीजा बोर्ड कहते हैं और कुछ लोग स्पिरिट बोर्ड। दोनों ही नाम सही हैं। क्रिस रीगन से उस बोर्ड के बारे में पूछती है तो रीगन बड़े ही नॉर्मल तरीके से कहती है कि मैं इससे अक्सर खेलती रहती हूँ। क्रिस उसे समझाती है कि ये गेम अकेले नहीं खेला जाता, लेकिन रीगन जवाब देती है कि मैं इसे कैप्टन हाउडी के साथ खेलती हूँ। लेकिन क्रिस उसकी बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लेती। उसे लगता है कि 12 साल की बच्ची है, कुछ भी मनगढ़ंत बातें कर रही होगी। वो मजाक में कहती है कि चलो फिर हम दोनों साथ में खेलते हैं। जैसे ही क्रिस उस बोर्ड पर हाथ रखती है, बोर्ड का पॉइंटर अपने आप उससे दूर खिसक जाता है। क्रिस इसे भी मजाक में लेती है और हंसते हुए कहती है कि शायद कैप्टन नहीं चाहता कि मैं ये गेम खेलूं। लेकिन रीगन बड़ी गंभीर आवाज में कहती है, कैप्टन सच में नहीं चाहते कि आप इसमें शामिल हों। इसके बावजूद क्रिस इसे सिर्फ बच्चों की कल्पना समझकर टाल देती है, और यहीं वो पहली बड़ी गलती करती है। उसके बाद रात का समय, क्रिस गहरी नींद में होती है कि तभी अचानक फोन की घंटी से उसकी नींद खुल जाती है। वो उठकर देखती है कि रीगन उसके बेड पर बैठी है। क्रिस पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रीगन जवाब देती है कि मेरा बेड बहुत हिल रहा था, इसलिए मुझे डर लग रहा था। क्रिस ज्यादा ध्यान नहीं देती और रीगन को अपने पास सुला लेती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे लिविंग रूम से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें वो पहले भी सुन चुकी थी। क्रिस नीचे जाकर चेक करती है तो वहाँ उसे घर का नौकर कार्ल मिलता है। क्रिस उससे कहती है कि शायद घर में बहुत सारे चूहे हैं, लेकिन कार्ल साफ साफ कह देता है, मैडम इस घर में एक भी चूहा नहीं है। इसके बावजूद क्रिस इस बात को भी इग्नोर कर देती है, और सच कहें तो इतनी बड़ी बड़ी अजीब चीजों को इग्नोर करना खुद मुसीबत को बुलाने जैसा है। अगले दिन क्रिस रीगन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर उसका पूरा मेडिकल चेकअप करते हैं, लेकिन तभी रीगन अचानक डॉक्टरों और स्टाफ के साथ बेहद बदतमीजी से पेश आने लगती है। उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि रीगन को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से वह चिड़चिड़ा और गुस्से वाला बनता जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर ये डिप्रेशन या गंभीर मानसिक बीमारी में बदल सकता है। लेकिन क्रिस को ये बात मानने का मन नहीं होता। वो साफ कह देती है कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है। तभी डॉक्टर एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताते हैं कि रीगन के पिता उसके साथ नहीं रहते और दोनों की कोई बातचीत नहीं होती। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि सिंगल पेरेंट के साथ रहने वाले बच्चे अंदर ही अंदर भारी मानसिक दबाव झेलते हैं, जो इस तरह के व्यवहार में बदल सकता है।
क्रिस ये सुनकर और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होती है फादर डेमियन कर्रास की तरफ। अपने अंकल के साथ अपनी बीमार माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। डेमियन अपनी माँ से बात करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। वो नहीं चाहती कि उसका बेटा उसे इस कमजोर हालत में देखे। डेमियन के चेहरे पर साफ झलकता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर उसका विश्वास, उसकी आस्था सब हिलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि डेमियन की माँ की मौत हो जाती है। ये घटना डेमियन को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है। वो खुद को इस मौत के लिए जिम्मेदार मानता है, क्योंकि वो अपनी माँ को एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहता था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मजबूत नहीं थी कि वो ये कर सके। इस गिल्ट की वजह से डेमियन का मानसिक संतुलन और आस्था दोनों कमजोर पड़ने लगते हैं। इसी दौरान शहर के पास मौजूद एक चर्च में बहुत ही भयानक तोड़फोड़ की जाती है। दीवारों पर गंदे और डरावने स्कल्पचर बनाए जाते हैं और मदर मैरी की मूर्ति को अपवित्र कर दिया जाता है। ये सब देखकर चर्च के लोग डर और सदमे में आ जाते हैं। उधर क्रिस अपने घर में एक हाई सोसाइटी पार्टी रखती है। घर में बड़े बड़े लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बड़े बड़े एक्टर और कई मेहमान मौजूद होते हैं। लेकिन पार्टी के दौरान अचानक रीगन पार्टी के बीच में बाहर आ जाती है। वो वहाँ मौजूद एक मेहमान को देखकर कहती है, आपकी मौत इसी घर की ऊपरी मंजिल पर हुई थी। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रीगन वहीं खड़े खड़े पेशाब कर देती है। एक हाई क्लास पार्टी का माहौल सेकंडों में शर्मिंदगी और डर में बदल जाता है। क्रिस खुद समझ नहीं पाती कि उसकी बेटी को अचानक हो क्या गया है। अगले दिन क्रिस रीगन को नहलाकर सुला देती है और कुछ काम से बाहर चली जाती है। लेकिन उसके जाने के कुछ ही देर बाद रीगन का बेड तेजी से हिलने लगता है। पूरा कमरा कांपने लगता है। रीगन डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्रिस जब ये सब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन उसे फिर भी समझ नहीं आता कि ये सब किस वजह से हो रहा है। अगले दिन फिर रीगन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसके एक के बाद एक कई मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, जबकि रीगन की हालत दिन ब दिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो कभी हवा में तैरने लगती है तो कभी इतनी ताकत दिखाती है जो एक 12 साल की बच्ची में मुमकिन ही नहीं। डॉक्टर उसे कंट्रोल करने के लिए भारी मात्रा में सेडेटिव इंजेक्शन देने लगते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं होता। इसी बीच क्रिस को एक बड़ा झटका लगता है। उसका करीबी दोस्त और फिल्म डायरेक्टर बर्क डेनिंग्स की मौत हो जाती है। क्रिस को बताया जाता है कि वो खिड़की से गिरकर मर गया। क्रिस सोचती है कि शायद बर्क ने ज्यादा शराब पी रखी होगी और गलती से गिर गया होगा, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। इसी दौरान रीगन अचानक पूरी तरह अजीब हरकत करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है और खून की उल्टियां करने लगती है। ये देखकर क्रिस और घर में मौजूद सभी लोग पूरी तरह दहशत में आ जाते हैं। अब तक ये साफ हो चुका था कि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डेमियन के पास उसके दोस्त एक पुलिस कमिश्नर आते हैं। वो डेमियन से बर्क की मौत के बारे में बात करते हैं। उसे बताया जाता है कि बर्क की गर्दन पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ी हुई थी, जो साफ तौर पर डेमोनिक एक्टिविटी या ब्लैक मैजिक की ओर इशारा करता है। डेमियन ये सुनकर गंभीर हो जाता है और कहता है कि वो इस केस में पूरी मदद करेगा, लेकिन जब उससे एक मूवी रोल के बारे में पूछा जाता है तो वो मना कर देता है, क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त पूरी तरह टूट चुका होता है। इधर डॉक्टर आपस में डिस्कस करते हैं कि आखिर रीगन को हुआ क्या है, लेकिन उन्हें कोई भी मेडिकल कारण नहीं मिल पाता। आखिरकार वो क्रिस को सलाह देते हैं कि रीगन को मेंटल अस्पताल भेज दिया जाए, लेकिन क्रिस साफ मना कर देती है। वो कहती है, मेरी बेटी पागल नहीं है। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर क्रिस से मिलने आते हैं और बर्क की मौत के बारे में पूरी डिटेल बताते हैं। वो बताते हैं कि ये मौत बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे मुड़ी हुई थी, जो साफ तौर पर डेमोनिक पोजीशन या काले जादू का संकेत देती है। ये सब सुनकर क्रिस के डर की हद पार हो जाती है। पुलिस के जाने के तुरंत बाद रीगन के कमरे से भयानक चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। क्रिस जब दौड़कर उसके कमरे में जाती है तो जो वो देखती है उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकती। रीगन खुद को अपने ही प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचा रही होती है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो रीगन अचानक उस पर हमला कर देती है। मदद के लिए नौकर आते हैं, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने सबको बाहर ही कैद कर दिया हो। तभी वुडन हाई बॉय टेबल रीगन के ऊपर गिरने ही वाली होती है, लेकिन किसी तरह क्रिस खुद को संभाल लेती है। इसी दौरान रिबन रिकॉर्डर के अंदर एक डरावनी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है, जिसमें कहा जाता है, किसी ने मुझे मारा है। इस आवाज को सुनकर क्रिस को समझ में आता है कि जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे रीगन नहीं थी, बल्कि ये सब ज्वेलरी शॉप में हुई उस घटना से जुड़ा था जहां एक 12 साल की लड़की शामिल थी। अब धीरे धीरे रीगन का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगता है। वह खुद में सिमट जाती है, अजीब हरकतें करने लगती है और यह सब देखकर क्रिस बुरी तरह डर जाती है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि रीगन पर किसी बुरी ताकत का साया है, लेकिन डॉक्टर और बाकी लोग इसे मानने को तैयार नहीं होते। सब इसे मानसिक बीमारी समझते हैं और हर चीज को मेडिकल एंगल से देखने लगते हैं। आखिरकार क्रिस फादर डेमियन कैरस डेमियन से मदद मांगती है। पहले तो वह भी यकीन नहीं करते, लेकिन बाद में वह रीगन से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब डेमियन और फादर मेरिन रीगन के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे कमरे में प्रवेश करते हैं उन्हें एहसास हो जाता है कि शैतान अब रीगन पर पूरी तरह कंट्रोल कर चुका है। वह शैतान डेमियन को उसकी माँ की मौत की याद दिलाने लगता है, जिससे डेमियन मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। तभी डेमियन शैतान से एक सवाल पूछते हैं, मेरी माँ का मिडिल नेम
नेम क्या था? रीगन तुरंत जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाम नहीं बता पाती क्योंकि उस वक्त डेमियन अपने दिमाग में कुछ भी नहीं सोच रहे होते। इससे यह साबित हो जाता है कि शैतान सिर्फ वही जान सकता है जो सामने वाला इंसान सोच रहा हो। हालांकि डेमियन को दर्द और तकलीफ तो होती है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पाते। आखिरी कंफर्मेशन के लिए वह रीगन पर होली वाटर डालते हैं। जैसे ही होली वाटर रीगन को छूता है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और साफ साबित हो जाता है कि उसके अंदर कोई शैतानी ताकत मौजूद है। लेकिन इसके बाद फादर डेमियन क्रिस को बताते हैं कि जो पानी उन्होंने डाला था वह नॉर्मल टैप वाटर था, होली वाटर नहीं, और शायद रीगन को किसी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो। हालांकि धीरे धीरे उन्हें खुद भी एहसास होने लगता है कि यह मामला नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। रीगन अलग अलग भाषाओं में बात करने लगती है, जबकि उसने ये भाषाएं कभी सीखी ही नहीं थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, उसके शरीर पर हेल्प मी जैसे शब्द खुद ब खुद उभरने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें उसकी स्किन पर उकेर रही हो। ये सब देखकर डेमियन को कंफर्म हो जाता है कि रीगन के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। रीगन यह भी कहती है कि मुझे किसी और ने नहीं बल्कि रियल ने मारा है, और जिस तरह से वह उस इंसान की बॉडी डिटेल्स बताती है, उसे जानना किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। वर्क की डेथ भी पूरी तरह से अननेचुरल थी, और अब डेमियन को यकीन हो जाता है कि रीगन पर सच में किसी बुरी ताकत का साया है। अब वह फाइनली चर्च को एक्सॉर्सिज्म की सलाह देते हैं, लेकिन चर्च को इसके लिए ठोस सबूत चाहिए होता है। फादर डेमियन रीगन की रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनते हैं। उस रिकॉर्डिंग में रीगन फादर मेरिन का नाम भी ले रही होती है। अब डेमियन को पूरा यकीन हो जाता है। वह चर्च से एक्सॉर्सिज्म की परमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन चर्च ये तय करता है कि इस बार किसी एक्सपीरियंस्ड एक्सॉर्सिस्ट को भेजा जाएगा, यानी ऐसा पादरी जिसने पहले भी कई एक्सॉर्सिज्म किए हों। इसलिए चर्च फादर मेरिन को ही भेजने का फैसला करता है, जिन्हें हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अब फादर मेरिन और फादर डेमियन रीगन के घर पहुंचते हैं। उस वक्त रीगन बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है और उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी होती है। फादर मेरिन बिना वक्त गंवाए एक्सॉर्सिज्म शुरू करने का फैसला करते हैं और डेमियन से प्रार्थना शुरू करने को कहते हैं। आखिरकार एक्सॉर्सिज्म शुरू हो जाता है। फादर मेरिन उस शैतानी ताकत को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और फादर डेमियन उनके साथ खड़े रहकर उनकी मदद करते हैं। रीगन को बेड से बांध दिया जाता है क्योंकि एक्सॉर्सिज्म के दौरान वह पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उस दौरान वह शैतानी ताकत बोलती है और कहती है कि वह न तो कोई डेविल है और न ही कोई दुश्मन का नाम बताना चाहती है, क्योंकि डेमन अक्सर अपना नाम छुपाते हैं, क्योंकि अगर उनका नाम पता चल जाए तो उन पर काबू पाया जा सकता है। जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे रीगन की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। फादर डेमियन अब इस एक्सॉर्सिज्म को सहन नहीं कर पा रहे होते, वह अंदर से टूटने लगते हैं। अब रीगन फादर मेरिन और फादर डेमियन को उकसाने लगती है, लेकिन दोनों प्रार्थना जारी रखते हैं। रीगन फादर डेमियन की माँ के बारे में बातें करने लगती है, जो साफ तौर पर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश थी। तभी यह कंफर्म हो जाता है कि यह डेमन कोई और नहीं बल्कि पजुजू है। वह यह भी कहता है कि फादर मेरिन की माँ की मौत उसी की वजह से हुई थी और वह कुछ भी नहीं कर पाए, यहाँ तक कि वह बिल्कुल उनकी माँ जैसी बातें और आवाज में बोलता है। फादर मेरिन बताते हैं कि यह डेमन बहुत चालाक है, ये सच और झूठ को मिक्स करके आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। एक्सॉर्सिज्म के दौरान कमरे में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। रीगन का हवा में उठना, अजीब आवाजें और उसकी जीभ का अजीब तरह से बाहर निकलना। फादर डेमियन को पूरी तरह टूटता देखकर फादर मेरिन डेमियन को कमरे से बाहर भेज देते हैं, क्योंकि शैतान इस कमजोरी को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। अब फादर मेरिन अकेले ही एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगते हैं। कुछ समय बाद फादर डेमियन वापस कमरे में आते हैं और जो दृश्य वह देखते हैं वह रोंगटे खड़े कर देता है। फादर मेरिन की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी होती है और रीगन उन पर हंस रही होती है। इस मौत का क्या मतलब है और ये दिन इतना खास क्यों है, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। यह सब देखकर फादर डेमियन गुस्से में आ जाते हैं। अब वह रीगन को पकड़कर उसके अंदर मौजूद शैतान को अपने अंदर आने के लिए कहते हैं। शैतान रीगन के शरीर को छोड़कर फादर डेमियन के अंदर चला जाता है। रीगन को बचाने और उस शैतानी ताकत को रोकने के लिए फादर डेमियन खुद को कमरे की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है, यानी फादर डेमियन सबको बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। उनके आखिरी पलों में उनके दोस्त फादर जोसेफ डायर उनके पास आते हैं और उन्हें सहारा देते हैं। अब रीगन पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी होती है। उसे अपने पोजीशन के दौरान हुई किसी भी चीज की याद नहीं होती। कुछ दिनों बाद क्रिस रीगन को लेकर वह शहर छोड़ने का फैसला करती है। जाने से पहले वे फादर जोसेफ डायर से मिलने आते हैं। रीगन उनकी सफेद कॉलर देखकर थोड़ा हिचकिचाती है, फिर मुस्कुराती है और उनके गाल पर किस करती है। अब क्रिस और रीगन कार में बैठकर जाने लगते हैं। तभी रीगा फादर डेमियन का लॉकेट लौटाती है, जो एक्सॉर्सिज्म के दौरान उसने छीन लिया था और अब तक अपने पास रखा हुआ था। रीगन कार की पिछली खिड़की से फादर जोसेफ डायर को अलविदा कहती है। अगर फिल्म के पुराने वर्जन की बात करें तो एंडिंग थोड़ी अलग थी। उसमें फादर वो लॉकेट नहीं लेते, बल्कि क्रिस से अपने पास रखने के लिए कह देते हैं। इसी दौरान वहाँ विलियम आता है और
और फादर से बातचीत करता हुआ दिखाई देता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि उनकी दोस्ती आगे चलकर और गहरी होने वाली है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 1973 की फिल्म द एक्सॉर्सिज्म की कहानी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।